नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से। दूसरे दिन भी जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि आयकर विभाग की छापेमारी 3 दिन तक और चल सकती है। इस टीम में मेरठ, देहरादून, आगरा, कानपुर, नोएडा और अलीगढ़ शाखा के अफसर शामिल हैं। आईटी की कार्रवाई से बड़े बिल्डर, व्यापारी और निवेशकों में हड़कंप मचा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि वित्तीय गड़बड़ियों में कई बड़े स्कूलों का नाम भी सामने आ रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार सहारनपुर के जिन मेहता ब्रदर्स से कार्रवाई की शुरुआत हुई है, उन्होंने 10 साल में बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया। उत्तराखंड में भी इनका रियल एस्टेट में भारी निवेश बताया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में कई कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। आने वाले दिनों में भी आयकर छापे पड़ सकते हैं। तो लगातार आज दूसरा दिन है और आईटी की जो रेड है वो लगातार जारी है। तो उद्योगपति हो, भूमाफिया हो या व्यापारी हो, सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार कल से आईटी की ये रेड चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि अभी 2 से 3 दिन ये रेड आगे भी चलती रहेगी। तो लगातार इसमें व्यापारियों के साथ ही साथ स्कूलों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जहां पर ये आईटी की रेड पड़ सकती है। प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर भूमाफिया हो, इनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो आयकर विभाग की कार्रवाई के दूसरे दिन भी लगातार जारी है। तो लगातार मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में आयोजित सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर का समापन हो गया। चिंतन शिविर में विभागों के भविष्य के रोडमैप को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। चिंतन शिविर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए 3 दिनों तक मंथन हुआ है। इसके प्रभावी और सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियाँ लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की, उसी पर चिंतन किया है और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान हमारे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुदीप जैन। सुदीप, चिंतन शिविर का अगर जिक्र किया जाए तो समापन आखिर इस चिंतन शिविर का हो चुका है। क्या कुछ पूरा ये 3 दिन का पूरा शिविर रहा? इस शिविर के माध्यम से कहीं ना कहीं सीएम धामी ये कहने का प्रयास भी यही कर रहे थे कि इस चिंतन शिविर से आगे आने वाले वक्त में एक सुलभ परिणाम देखने को मिलेगा, पॉजिटिव परिणाम सामने आएगा। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार का जो 3 दिवसीय चिंतन शिविर था ये संपन्न हो चुका है और राज्य सरकार ने एक प्रयास किया था, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि रूटीन कामकाज से हटकर कुछ नया करिए, कुछ नया प्लान कीजिए। रूटीन कामकाज में सरकार का आदेश देना, पैसा खर्च करना, योजना बनाना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, या कैबिनेट बैठक कर लेना। लिहाजा राज्य सरकार ने एक बड़ा चिंतन शिविर 3 दिन का किया, जहां राज्य सरकार के सभी बड़े विभागों के एचओडीज, प्रमुख सचिव स्तर के अफसर, एसीएस
और चीफ सेक्रेटरी के साथ ही मुख्यमंत्री भी 3 दिन इस कार्यक्रम में दिखे। मुख्यमंत्री दूसरे दिन बैक बेंचर की तरह पहुंचे और चल रही चर्चा को पीछे बैठकर सुना। तो 3 दिनों का जो सार गर्भित जो एक महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई है, इस पर अब सभी अधिकारी अपनी एक रिपोर्ट देंगे और जो प्रत्येक एचओडी थे वो हर सप्ताह की अपनी एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव को देंगे। ऐसा मुख्य सचिव का आदेश है। राज्य सरकार चाहती है योजनाएं वो बने जो एक आम आदमी के लिए प्रभावी हो, बजट का दुरुपयोग ना हो, समय से पैसा खर्च हो, लोगों को फायदा हो और जनहित की योजनाओं को प्राथमिकता हो। हमको इतनी बड़ी योजना नहीं बनानी है कि योजना बनाने में ही वक्त निकल गया और बेनिफिशियरी तब तक बहुत पीड़ित हो गया, परेशान हो गया। राज्य सरकार कोशिश इस बात की भी करेगी कि जो चिंतन शिविर में जो महत्वपूर्ण चीजें तय हुई हैं उनको कैबिनेट में लाकर इसके आदेश भी कराए जाएंगे, कैबिनेट मंत्रियों के बीच चर्चा करके, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 3 दिन का जो ये अमृत मंथन, जिसको हम चिंतन शिविर भी कह सकते हैं या राज्य सरकार का मिशन @2025 भी कह सकते हैं, उसमें एक विधिवत कार्रवाई हो, लोगों को पता लगे कि राज्य सरकार अगर 3 दिन चिंतन कर रही थी तो उसका कुछ परिणाम भी है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट भी है। बिल्कुल सुदीप, और जिस तरह से सुदीप अब जब ये चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है, अब सबकी नजर यही है कि आखिर जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई थी, इस चिंतन शिविर में भी उनकी कार्यप्रणाली को बदलाव करने को भी कहा गया था। एस संधू ने ये खास पर इसका जिक्र किया था। अब आने वाले वक्त में सरकार किस तरह से रोड मैप तैयार करती है, अधिकारियों पर इस चिंतन शिविर का कितना असर देखने को मिलता है, आगे आने वाले वक्त में किस तरह से अधिकारी तैयार है इसे लेकर? जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। पहले दिन के संबोधन में चीफ सेक्रेटरी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम पहले किसी का काम खारिज कर देते हैं, मना कर देते हैं और फिर चर्चा करके अपने दूसरे ऑफिसर्स को बताते हैं कि देखिए फलाना व्यक्ति आया था, उसका काम मैंने नहीं किया, उसको मना करके चलता कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा इंटेलिजेंट व्यक्ति वो होता है जो ऐसा रास्ता तैयार करे जिससे एक व्यक्ति का काम हो। आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं, काम टालने के लिए नहीं आए। यदि आप काम टाल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि इस कामकाज में ये विषय नहीं आना चाहिए कि ये तेरी फाइल है, ये मेरी फाइल है। और इन दोनों ही, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो जो राज्य के नौकरशाही के टॉप बॉस हैं या राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों के संबोधनों को जो चैनल्स पे और मीडिया में आया उसको जनता ने बहुत सराहा भी और इसमें भविष्य, और यदि इसी पैटर्न पर काम हुआ तो राज्य में विकास और योजनाओं में बहुत तेजी दिखेगी, आम आदमी के काम होंगे, इससे बहुत सराहा गया। लेकिन ये बात आपकी बहुत वाजिब है कि जो कहा गया वो वर्किंग कल्चर में सचिवालय की, जिले की, कप्तान की, डीएम की, सेक्रेटरीज की, मंत्री की क्या दिखेगा भी, क्योंकि काम अटकाना, फाइल टालना, मैं हूं नहीं, कल आना, छुट्टी पर हूं, फाइल नहीं मिल रही है, आदेश नहीं हुए, इस प्रकार का जो वर्क कल्चर है, जो इस प्रकार को काम को टालने की जो प्रवृत्ति है, क्या वो दूर होगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर पलटवार किया। हरीश रावत ने कहा कि निशंक जी पहले गंगा में डुबकी लगाए क्योंकि उन्होंने इतने साल प्रतिनिधित्व करते हुए हरिद्वार को अपमान किया है। इसके लिए वह पहले हरिद्वार की जनता से क्षमा मांगे, उसके बाद ही हमारी भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े करें। वहीं हरीश रावत ने एक बार फिर से हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें, उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई उत्तराखंड के सभी पूर्व विधायकों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है। पूर्व विधायकों के संगठन में अभी 30 से 35 विधायक शामिल हुए हैं, जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय और अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए पूर्व विधायकों ने अपना एक संगठन तैयार किया है। सभी पूर्व विधायक जनवरी महीने में संगठन की रणनीति और आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रही है। इस कार्यक्रम के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखी राम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व विधायक संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना योगदान देना चाहते हैं। वो भी आने वाले समय में अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श कर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि प्रदेश में जो हालात है उन हालातों पर पूर्व विधायकों की नाराजगी भी
इस संगठन की एक बड़ी वजह है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व विधायकों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यह ग्रुप सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाह रहा है। इसी वजह से सभी विधायकों ने मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की तैयारी की है। विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही है। अभी तो लगभग 30 से 35 विधायक आज हमारी बैठक में आए थे। विधानसभा में हमने बैठक आहूत की थी और बहुत जल्द हम प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों से संपर्क। वहीं मसूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में बैठक की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के शासन में मसूरी में पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कई लोग यह भी कहना है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के प्रति नरम रुख है। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अपनी मनमानी कर सभी नियमों को ताक पर रखकर मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों पर वेंडर जोन और आवास के नाम पर निर्माण कर रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग द्वारा चालान की कार्रवाई की जा चुकी है, परंतु भ्रष्टाचार में लिप्त एमडीडीए के अधिकारी कार्रवाई नहीं हो रही है। मसूरी का जो शहीद स्थल है, जहाँ पे उत्तराखंड आंदोलन को लेकर के 6 लोग शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित हैं। उस शहीद स्थल पर नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक उपयोग के हवाघर को तोड़ करके, जो वर्षों पुराना था, हवाघर को तोड़ करके वहाँ पर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट का निर्माण कराया जा रहा है। और इस निर्माण में शहीद स्थल का भी ध्यान नहीं रखा गया, उन मूर्तियों के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखा गया और उस व्यावसायिक निर्माण को शहीदों की मूर्तियों से भी ऊपर उठा दिया गया है। और इस निर्माण में माल रोड की पूरी सुंदरता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों के नेतागिरी पर प्राचार्य ने रोक लगा दी है। कांग्रेस, भाजपा, एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में यह घोषणा पत्र जमा करना होगा कि वह किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हैं। प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति हो या फिर छात्र राजनीति, डीएवी कॉलेज की सहभागिता दोनों में रहती है। एक और जहां कॉलेज से पास आउट छात्रों ने मुख्य धारा तक की राजनीति में नए आयाम छुए हैं, तो वहीं कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र भसीन खुद बीजेपी में पदाधिकारी रह चुके हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि इस आदेश के बाद अगर कोई भी शिक्षक किसी संगठन में सक्रिय पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।